हेलो फ्रेंड्स, क्या हो अगर चिंपैंजी जैसे जानवर हम इंसानों की तरह ही हरकतें करने लगे। क्या हो अगर एक गलत एक्सपेरिमेंट पूरी मानव जाति के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दे। ऐसे ही कुछ गंभीर विषयों पर बनी फिल्म लेकर आज हम आए हैं, जिसका नाम है राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ एप्स। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि रेडवुड नाम के एक घने जंगल में कुछ चिंपैंजीज जंगल में एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हैं। सब कुछ बहुत शांत और नॉर्मल लगता है। अचानक खतरे को भांपकर सारे चिंपैंजी रुक जाते हैं। तभी कुछ स्मगलर्स आकर उन चिंपैंजीज को घेर लेते हैं। खुद को बचाते हुए चिंपैंजीज भागते हैं, लेकिन इंसानों के बनाए जाल में कुछ चिंपैंजी फंस जाते हैं। स्मगलर उनमें से कुछ चिंपैंजीज को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। सीन चेंज हो जाती है। हम देखते हैं जेनेसिस नाम के एक रिसर्च सेंटर में एक चिंपैंजी, जिसको उसकी चमकदार आंखों की वजह से ब्राइट आई नाम दिया गया है, एक पजल को बहुत ही कम चालों में खत्म कर देता है। और उसने ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार कर दिया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो हमेशा से ऐसा नहीं था। दरअसल ब्राइट आई के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया है, जिसकी वजह से उसके सोचने समझने की क्षमता बहुत बढ़ गई है। और उस एक्सपेरिमेंट से बने मेडिसिन का नाम ELS-112 है। ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिससे दिमाग अपने आप सेल्स बनाकर खुद को ठीक कर लेता है। इससे अल्जाइमर नाम की बीमारी को भी ठीक किया जा सकता है। इस मेडिसिन की खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम विलियम है। ये रिसर्च विलियम के दिल के बहुत करीब है और इसका कारण विलियम के पिता का अल्जाइमर नाम की बीमारी से पीड़ित होना है। दरअसल इस बीमारी की वजह से पेशेंट अपनी सोचने समझने की शक्ति को दिन पर दिन खोता चला जाता है। और विलियम को इस रिसर्च को कंप्लीट करने की बहुत जल्दी इसलिए भी है क्योंकि उसके पिता की हालत अब खराब होती जा रही है। हम देखते हैं कि ब्राइट आई के इस कारनामे को देखकर विलियम दौड़ता हुआ स्टीवन के पास पहुंचता है। स्टीवन इस रिसर्च को लीड कर रहा है। विलियम के जोर देने पर स्टीवन बोर्ड के सामने इस मेडिसिन को इंसानों के ऊपर आजमाने की परमिशन मांगने के लिए एक मीटिंग अरेंज करता है। विलियम अपनी रिसर्च की डिटेल्स बोर्ड के सामने रखता है, जिससे बोर्ड मेंबर्स इम्प्रेस हो जाते हैं। हम देखते हैं कि फाइनल डेमो से पहले, या यूं कहें कि ब्राइट आई को बोर्ड के सामने पेश करने से पहले वो कुछ नाराज सी दिखती है और अपने केबिन से बाहर नहीं आना चाहती। लेकिन जेनेसिस के ही दो स्टाफ ब्राइट आई को जबरदस्ती निकालने की कोशिश करते हैं, जिससे ब्राइट आई उन पे हमला कर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। और इधर उधर भागते हुए वो सीधे बोर्ड मीटिंग में पहुँचती है। सिक्योरिटी भी उसके पीछे वहाँ पहुंचकर उसे गोली मार देते हैं। अब अपने सामने ब्राइट आई की इस हरकत से विलियम के सपनों पे पानी फिर गया है और उसका इस मेडिसिन को इंसानों के ऊपर आजमाने का सपना अधूरा ही रह गया है। खैर, बोर्ड मीटिंग तो रद्द हो गई, लेकिन स्टीवन ने सारे चिंपैंजीज को मारने का ऑर्डर दे दिया है, क्योंकि बोर्ड ने विलियम के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। विलियम स्टीवन को समझाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन स्टीवन रिसर्च को आगे बढ़ाने के बजाय ELS-112 की खामियों को जांचने की बात करके उसे टाल देता है। विलियम सेंटर पहुंच के देखता है कि फ्रैंकलिन एक नवजात चिंपैंजी के साथ बैठा है। फ्रैंकलिन विलियम को बताता है कि शायद जब ब्राइट आई को यहाँ लाया गया था तब वो प्रेग्नेंट होगी, और उसके इस तरह से सबके ऊपर हमला करने की वजह दूसरों को नुकसान पहुँचाना नहीं, बल्कि वो अपने बच्चे को बचा रही थी। फ्रैंकलिन इस बच्चे को विलियम को सौंप देता है, क्योंकि उसे डर है कि अगर ये बात बाहर गई तो ये बच्चा मारा जाएगा, जैसे उसे दूसरे चिंपैंजीज को मारना पड़ा। विलियम को मजबूरन उस नवजात चिंपैंजी को अपने साथ घर लेकर जाना पड़ता है। विलियम कुछ जरूरी सामान और नवजात चिंपैंजी के साथ घर पहुंचता है। यहाँ हमें पता चलता है कि विलियम के पिता पहले एक म्यूजिशियन थे, लेकिन अपनी बीमारी के चलते उनको अब म्यूजिक का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रहा, लेकिन वो हमेशा ही अपने पियानो में कुछ न कुछ बजाते ही रहते हैं। विलियम उस चिंपैंजी को अपने पिता को दिखाता है, जिसे देख के वो बहुत खुश होते हैं। हम देखते हैं कि अगली सुबह विलियम के पिता अपनी गाड़ी की चाबी ढूंढ रहे हैं। विलियम उन्हें याद दिलाता है कि वो अब गाड़ी नहीं चलाते। ये सुनते ही उसके पिता कुछ पैनिक हो जाते हैं। अपने पिता को नॉर्मल फील करवाने के लिए विलियम उन्हें चिंपैंजी को दूध पिलाने को बोलता है, लेकिन जब उसके पिता चिंपैंजी के सामने दूध का बोतल रखते हैं तो बेबी चिंपैंजी उनसे बोतल लपक कर खुद ही दूध पीने लग जाता है। ये देखकर विलियम और इसके पिता दोनों ही बहुत हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसको पैदा हुए अभी बस 2 ही दिन हुए हैं। वो उसका नाम सीजर रखते हैं। घर आते ही सीजर ने अपने तेज दिमाग का लक्षण दिखाना शुरू कर दिया, इसीलिए विलियम ने उसे अपने साथ रखने का फैसला कर लिया। 9 महीने की उम्र में ही वो रंगों को पहचानने लगा। जब वो 12 महीने का हुआ, वो आकारों का चित्र बनाने लगा, जैसे कि स्क्वायर्स, सर्कल, ट्रायंगल्स, जबकि इंसानी बच्चे ये सब 4 साल में भी नहीं सीख पाते। 18 महीने का होने तक उसने 24 शब्द सीख लिए थे। अब वो अपने कपड़े खुद पहनने लगा और टॉयलेट में पोटी करने की आदत डाल ली। 3 साल की उम्र में सीजर की दिमागी शक्ति उसके उम्र के इंसानों से कहीं ज्यादा तेज है। वो हर एक पजल को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेता है। उसके आंखों का हरा रंग बताता है कि ये उसे उसकी माँ से मिला है, और साथ ही उसकी माँ को दिया गया ELS-112 ने उसके ऊपर भी अपना असर दिखा दिया है। इस मेडिसिन ने उसके तंदुरुस्त दिमाग को और भी तेज कर दिया है। विलियम ने उसके घर को सीजर के विकास के लिए उसकी जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई कर दिया है। पूरे दिन वो घर में ही उछल कूद करता और बीच बीच में घर के रोशनदान पे बनी खिड़की से बाहर बच्चों को खेलते हुए देखता। वो बच्चों के हर एक्टिविटी को बहुत ध्यान से देखता। इधर विलियम के पिता की हालत दिन पर दिन खराब
खराब होती जा रही है। उसके पिता की हालत अब इतनी खराब हो गई है कि उसके पिता की देखभाल करने वाली नर्स भी अब परेशान हो गई है। बहुत सोचने के बाद विलियम ने अब एल्स 112 को अपने पिता को देने का सोचा। वो अपने लैब से एल्स 112 का कुछ डोज चुरा के उनमें से एक अपने पिता की बॉडी में इंजेक्ट कर देता है। सीजर दूर से विलियम को मेडिसिन देते हुए देखता है। हम देखते हैं अगली सुबह विलियम के पिता की दिमागी हालत पूरी तरह से ठीक हो गई है। वो एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन की तरह पियानो बजा रहे हैं और रोज की तरह सीजर बच्चों को खेलते हुए देख रहा है और आज बाहर जाने की उसकी इच्छा को साफ उसके चेहरे पे देखा जा सकता है। विलियम अपने पिता को देखकर हैरान हो जाता है कि एल्स 112 ने काम कर दिया है। वो अपने पिता का चेकअप करता है और सारे बदलाव और डोज की मात्रा को नोट करता है। इस बीच सीजर मौका पाकर घर से निकल जाता है और पड़ोसी के गैराज में चला जाता है। घर में सीजर को ना देखकर विलियम उसे ढूंढते हुए बाहर निकलता है। वो देखता है कि पड़ोसी घबराकर उसे एक डंडे से मारने की कोशिश कर रहे हैं। विलियम आगे उसे बचा लेता है और इन सब भागदौड़ के बीच उसे लगी चोट की वजह से उसे पास ही के एक पेट क्लिनिक लेकर जाता है, जहां उनकी मुलाकात डॉक्टर कैरोलिन से होती है। सीजर को कैरोलिन पसंद आ जाती है और सीजर की वजह से ही अब कैरोलिन और विलियम की मुलाकातों का सिलसिला बढ़ने लगा है। लेकिन सीजर के इस ग्रोथ को देखकर कैरोलिन को अब चिंता होने लगी है। वो विलियम को बोलती है कि सीजर जल्द ही एक बड़ा और ताकतवर इंसान बन जाएगा। वो सीजर को बाहर घूमने के लिए ले जाने को बोलती है। कैरोलिन की बात मानकर विलियम सीजर को ब्रिज के पार रेडवुड जंगल में घुमाने ले जाता है। जंगल में जाकर सीजर बहुत खुश हो जाता है और विलियम से परमिशन लेकर वो इधर उधर भागने लगता है और इस तरह से उनका यहाँ आने का सिलसिला अब बढ़ता गया। सीजर अब 5 साल का हो गया है। साथ ही विलियम और कैरोलिन के रिश्ते में भी मजबूती आ गई है। इस तरह से एक दिन जंगल में जाते हुए सीजर को कुछ लोगों के साथ एक पालतू कुत्ता गले में पट्टे के साथ दिखता है। सीजर के गले में भी एक पट्टा था और ये बात सीजर को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो वहाँ थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाता है। वो विलियम से अपने अस्तित्व के बारे में पूछता है। विलियम उसे जेनेसिस के रिसर्च सेंटर लेकर जाता है, जहाँ उसका जन्म हुआ था। विलियम उसे बताता है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए विलियम को उसे अपने साथ लेकर आना पड़ा। उसकी माँ को दिए मेडिसिन की वजह से ही वो इतना होशियार है। ये बातें जब कैरोलिन को पता चलती है तो वो सीजर के लिए थोड़ा परेशान हो जाती है, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट के बारे में उसे अब तक कुछ नहीं पता था। उसे लगता है कि विलियम का इस तरह से कुदरत के साथ खिलवाड़ करना गलत है। विलियम को उसे उसके असली घर पर छोड़ देना चाहिए। इधर सारी बातें पता चलने के बाद सीजर भी परेशान है। अगली सुबह हम देखते हैं कि विलियम के पिता की हालत अब बहुत खराब होने लगी है, क्योंकि विलियम के पिता की बॉडी ने एल्स 112 के वायरस से लड़ने की क्षमता को ढूंढ लिया है। इसीलिए ये मेडिसिन अब काम नहीं कर रही। हम देखते हैं कि विलियम के पिता अपनी गाड़ी को ढूंढते हुए बाहर आ गए हैं। वो पड़ोसी की चाबी लगी हुई कार को अपनी कार समझकर जैसे ही स्टार्ट करते हैं, वैसे ही वो दूसरी कार से टकरा जाते हैं। आवाज सुनते ही पड़ोसी भाग कर आता है और विलियम के पिता के ऊपर बहुत बुरी तरह से चिल्लाने लगता है। आवाज सुनकर सीजर भागकर बाहर आता है और पड़ोसी पर हमला कर देता है। वो उसे बहुत मारने के बाद उसकी एक उंगली काट लेता है। मौके पर विलियम भी पहुंचता है और सीजर को शांत कर देता है। ये सीन सच में भयानक है और आम लोगों का अब सीजर से डरना स्वाभाविक है। लेकिन इस घटना से अब सीजर की जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली थी। एनिमल कंट्रोल वाले आकर सीजर को पकड़ के ले जाते हैं। वो सीजर को एक प्राइमरी शेल्टर लेके जाते हैं, जहाँ सीजर के ही जैसे और भी चिंपैंजीज हैं। सीजर वहाँ खेलकूद करता है, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हो जाता है कि विलियम उसे वहाँ छोड़ के जा रहा है। इस तरह से जाते हुए सीजर और विलियम दोनों को बहुत ही बुरा लग रहा था, लेकिन विलियम के पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये कोर्ट का ऑर्डर है। यहाँ डॉज नाम का एक लड़का सीजर को पिंजरे में कैद कर देता है। वो यहाँ सारे चिंपैंजीज की देखभाल करता है, लेकिन वो उनकी देखभाल कम और उन्हें टॉर्चर ज्यादा करता है। सीजर देखता है कि यहाँ उसके ही जैसे बहुत सारे चिंपैंजी को पिंजरे में कैद करके रखा गया है। दूसरी तरफ विलियम अपने पिता को लेकर बहुत परेशान है, क्योंकि उनकी कंडीशन अब बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। वो एल्स 112 से भी ज्यादा शक्तिशाली वायरस बनाने के बारे में सोचता है, लेकिन इसे बनाने के लिए उसे बोर्ड के परमिशन की जरूरत है। इसीलिए वो अपने बॉस स्टीवन के पास जाता है, लेकिन पहले तो स्टीवन उसे परमिशन देने से मना कर देता है, क्योंकि कहानी की शुरुआत में जो हुआ था वो हम सब ने देखा। विलियम स्टीवन को बोलता है कि एल्स 112 को वो अपने पिता के ऊपर टेस्ट कर चुका है और इस मेडिसिन ने अपना कमाल दिखाया भी है। ये सुन के स्टीवन उसे परमिशन दे देता है, क्योंकि अगर विलियम इस मेडिसिन को बनाने में कामयाब हो जाता है तो इससे कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। इसके बाद वो दोबारा एल्स 112 के ऊपर काम शुरू कर देता है। इस बार वो जिस चिंपैंजी के ऊपर टेस्ट करने वाले हैं उसका नाम कोबा है। कोबा बहुत शांत है, क्योंकि वो बहुत सारे टेस्ट से गुजर चुका है, इसीलिए उसे सब पता है। वो जैसे ही कोबा को नई मेडिसिन एल्स 113 देते हैं, अचानक ही वायरस लीक हो जाता है। कोबा से धक्का लगने से फ्रैंकलिन का मास्क गिर जाता है। हालांकि फ्रैंकलिन के ऊपर इस समय हमें कोई बदलाव नहीं दिखता। उधर सीजर जो पिंजरे में बंद है, डॉज का टॉर्चर उस पर बरकरार है। वो यहाँ अपने घर को बहुत मिस करता है। वो दीवार पर उस खिड़की की ड्राइंग बनाता है जिसे वो अक्सर बच्चों को खेलते हुए देखता था। यही नहीं, यहाँ उसके कपड़ों की वजह से दूसरे चिंपैंजी भी उसे ज्यादा पसंद नहीं करते। रॉकेट नाम का एक चिंपैंजी, जो कि कुछ चिंपैंजीज का बॉस है, वो भी सीजर को परेशान करता है, लेकिन डॉज मामले को संभाल लेता है। एक दिन सीजर नोटिस करता है कि वहाँ से एक चिंपैंजी को ले जाया जा रहा है। साथ ही वो एक टैग को
को भी नोटिस करता है जिसपे जेनेसिस लिखा हुआ है। उसे याद आता है कि विलियम जिस कंपनी में काम करता है उसी का नाम ही तो जेनेसिस है। अगले दिन जब विलियम उससे मिलने आता है वो सीजर पे कुछ चोट के निशान देखता है, जिससे विलियम डॉज पे बहुत गुस्सा हो जाता है। विलियम के पास कोई ऑप्शन न होने से वो फिर से सीजर को वहाँ छोड़ के चला जाता है। इधर सीजर, जिसने सोचा था कि इस बार शायद विलियम उसे अपने साथ लेकर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिससे वो बहुत अपसेट हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कोबा, जिसे एल्स 113 दिया गया था, उसका दिमाग अब पहले से बहुत तेज हो गया है। वो अब स्टीवन का नाम तक लिख सकता है। ये देखकर स्टीवन को इस मेडिसिन पर अब भरोसा हो गया। दूसरी तरफ विलियम के पिता की हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, इसीलिए विलियम एल्स 113 का एक डोज लेकर अपने पिता के पास पहुंचता है, लेकिन उसके पिता उसे लेने से मना कर देते हैं। हम देखते हैं कि अगली सुबह विलियम के पिता की मौत हो चुकी है। दूसरी तरफ स्टीवन एल्स 113 का ह्यूमन ट्रायल करना चाहता है, लेकिन विलियम ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे इसके साइड इफेक्ट के बारे में अभी तक नहीं पता और ये मेडिसिन किस तरह से काम करेगी इसके ऊपर भी टेस्ट बाकी है। अब सारा मामला उल्टा पड़ गया। इतने दिनों तक विलियम को इस मेडिसिन को बनाने की जल्दी थी, लेकिन उसके पिता के जाने के बाद उसकी जल्दबाजी अब कुछ कम हो गई है। लेकिन स्टीवन अब इस बात की जल्दबाजी में है। अब इस बात को लेकर स्टीवन और विलियम के बीच कुछ कहासुनी हो जाती है। स्टीवन विलियम को धमकी देता है कि वो पुलिस को इस बारे में बता देगा कि उसने अपने पिता को एक एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन दी है। दूसरी तरफ डॉज अपने कुछ साथियों को लेकर एनिमल शेल्टर पहुंचता है। वो सारे चिंपैंजीज को फिर से बहुत परेशान करने लगा है। इस बीच सीजर एक लड़के से चालाकी से एक चाकू चुरा लेता है। उनके जाने के बाद वो बड़े ही आसानी से इंसानों की तरह पिंजरे के लॉक को खोल देता है। सारे चिंपैंजी जब वहाँ खेल कूद में बिजी रहते थे, वो तब वहाँ से भाग निकलने का रास्ता ढूंढा करता था और फाइनली उसने अब वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया है। लेकिन वो यहाँ से अकेले बाहर नहीं जाना चाहता। सबसे पहले वो एक एक कर सारे चिंपैंजीज को अपने फेवर में कर लेता है। साथ ही रॉकेट, जो वहाँ का बॉस हुआ करता था, अपनी समझदारी से उसे भी अपना साथी बना लेता है। हम देखते हैं कि अगले दिन जब विलियम घूस देकर सीजर को वहाँ से छुड़ाने आता है, तब सीजर विलियम के साथ वहाँ से जाने से मना कर देता है। ये देखकर विलियम को बहुत बुरा लगता है, लेकिन सीजर के दिमाग में कोई और ही प्लान चल रहा था। सीजर यहाँ बंद बाकी सारे चिंपैंजीज के दुख को समझ पा रहा था। वो उन्हें वहाँ से बचाना चाहता है। वो वहाँ के मेन गेट का पासवर्ड भी चोरी से याद कर लेता है और रात को वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। वो वहाँ से निकल के सीधे विलियम के घर जाता है। सोते हुए विलियम को देखकर उनके फ्रिज से एल्स 113 के कुछ सैंपल लेकर वापस एनिमल शेल्टर पहुंचता है। एनिमल शेल्टर पहुंचकर वो उस वायरस को सोते हुए चिंपैंजीज पर रिलीज कर देता है। अगली सुबह वो सारे चिंपैंजीज की हरी आंखों को देखता है, जिसका मतलब है कि वायरस ने अपना काम कर दिया है। दूसरी तरफ एनिमल शेल्टर का मालिक जॉन नोटिस करता है कि सारे चिंपैंजीज एक साथ खड़े होकर मीटिंग कर रहे हैं। मामला वाकई गंभीर है। उधर फ्रैंकलिन, जो एल्स 113 की चपेट में आया था, वो बहुत गंभीर रूप से बीमार है। वो विलियम को ये सब बताने आया है, लेकिन विलियम तो उसे घर पर ही नहीं मिला। उसकी जगह उसे विलियम का पड़ोसी डगलस मिलता है। फ्रैंकलिन गलती से डगलस के ऊपर छींक देता है और उससे कुछ खून की बूंदें डगलस के ऊपर पड़ती है। कुछ ही समय बाद हमें पता चलता है कि फ्रैंकलिन मारा गया है। दूसरी तरफ डॉज जब एनिमल शेल्टर को क्लोज करने गया, वो देखता है कि सीजर अपने पिंजरे से बाहर है। वो सीजर को डराकर उसके पिंजरे में वापस भेजना चाहता है, लेकिन सीजर उसे डरने के बजाय उसका हाथ पकड़कर आश्चर्य रूप से बातें करने लगता है, जिसे सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। सीजर सारे चिंपैंजी को वहाँ से आजाद कर देता है। इस बीच डॉज फिर से वहाँ पहुँचता है। थोड़ी देर पहले हुई घटना से उसे अभी तक कोई सीख नहीं मिली। वो दोबारा इलेक्ट्रिक शॉक से सीजर को डराने की कोशिश करता है। सीजर भी उसके ऊपर पानी का स्प्रे कर देता है, जिससे करंट लगने से डॉज की वहीं पे मौत हो जाती है। सीजर वहाँ जेनेसिस का एक टैग देखता है। अब उसे पता है कि उसे कहाँ जाना है। वो सारे चिंपैंजीज को लेकर वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन जब विलियम सीजर से मिलने एनिमल शेल्टर पहुँचता है, वो वहाँ डॉज को मरा हुआ देखता है। साथ ही एल्स 113 के कुछ खाली बोतल्स को देखता है, जिससे वो समझ जाता है कि सीजर इसे उसके घर से चुरा के लाया है। विलियम एक छुपे हुए गार्ड से पिछली रात की घटना के बारे में पूछता है। वो बताता है कि उसका चिंपैंजी यानी कि सीजर इंसानों की तरह ही बातें करता है। एनिमल शेल्टर के सीसीटीवी फुटेज को देखकर सभी के साथ पुलिस भी हैरान हो जाती है। हम देखते हैं कि सारे चिंपैंजी जेनेसिस के रिसर्च सेंटर पर हमला कर देते हैं और वहाँ कैद सारे चिंपैंजीज को आजाद कर देते हैं। इतना ही नहीं, वो लोकल जू के भी सारे चिंपैंजीज को आजाद कर देते हैं और जो भी चिंपैंजी को पकड़ने के लिए आता उसे वो डराकर भगा देते हैं। दरअसल सीजर अपने साथियों के साथ अपने असली घर रेडवुड के जंगल जाना चाहता है, जो कि ब्रिज के उस पार है। सारे चिंपैंजी उस गोल्डन गेट ब्रिज पे पहुंचते हैं, जो कि काफी सारे घटनाओं का गवाह है। खैर, सारे चिंपैंजी एक प्लान बनाते हैं कि कुछ चिंपैंजी ब्रिज की सबसे ऊंचाई पे पहुंचेंगे और बाकी के चिंपैंजी ब्रिज के नीचे से जाएंगे। अब पुलिस जब उन पे हमला करती है, तब सारे चिंपैंजी ब्रिज के ऊपर से ही नीचे निकलकर पुलिस के ऊपर हमला कर देते हैं। बक नाम का एक चिंपैंजी एक पुलिस वाले को मारने ही वाला था, लेकिन सीजर ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। हम नोटिस करते हैं कि ये सभी चिंपैंजी एक दूसरे को बचा रहे हैं, न कि इंसानों को मार रहे हैं। इवन डॉज भी अपनी गलती से ही मारा गया था, क्योंकि जैसे ही सीजर ने पानी से स्प्रे किया, उसी समय डॉज ने भी इलेक्ट्रिक शॉक ऑन कर दिया था और इसी
इसी तरह से ब्रिज पर भी पुलिस उन पर हमला कर रही है, वो बस अपनी जान बचा रहे हैं। उसी समय हेलीकॉप्टर से सीजर के ऊपर गोलियां चलाई जाती है। तभी बक सीजर को बचाने के लिए खुद ही सामने आ जाता है और हेलीकॉप्टर के ऊपर छलांग लगा देता है। हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और बक वहीं पर मारा जाता है। बक को अपने सामने मरता हुआ देखकर इंसानों के लिए उनके मन में जो भी सिंपैथी थी वो खत्म होती नजर आती है। कोबा देखता है कि स्टीवन उसी हेलीकॉप्टर में अभी भी फंसा हुआ है, लेकिन उसे बचाने की जगह वो उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। सीजर इस बार उसे नहीं रोकता। दूसरी ओर विलियम को पता है कि सीजर और बाकी चिंपैंजी कहाँ गए हैं। वो रेडवुड जंगल पहुँचता है। वो सीजर को ढूंढते हुए आवाज लगाता है। इस बीच कोबा विलियम के ऊपर हमला कर देता है। तभी सीजर आके उसे रोक लेता है। रीजन साफ है कि वो विलियम को बहुत प्यार करता है। विलियम सीजर से माफी मांगता है कि इन सब का जिम्मेदार वो है। विलियम सीजर को बोलता है कि सीजर ये सब खत्म कर दो, इन सब से कुछ हासिल नहीं होगा। इंसान तुम सबको खत्म कर सकता है। तुम मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हारी हिफाजत कर सकता हूँ। लेकिन सीजर विलियम को अपने पास खींचकर बोलता है, ये है सीजर का घर। ये सुन के विलियम बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि सीजर अब बिल्कुल इंसानों की तरह बातें कर रहा था। उसे इस बात का दुख है कि सीजर उसके साथ नहीं जाना चाहता। साथ ही इस बात की खुशी भी कि सीजर अब अपने असली घर में अपने अपनों के साथ है। सीजर एक आखिरी बार जंगल में जाने के लिए विलियम से परमिशन मांगता है। विलियम भी हाँ में सिर हिलाता है और यहीं से होती है सीजर के लिए एक नई शुरुआत। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। साथ ही मूवी के क्रेडिट सीन में हम विलियम के पड़ोसी डगलस को देखते हैं, जो कि एक पायलट है। वो एयरपोर्ट पहुंचता है। उसकी नाक से बहते हुए खून को देखने से पता चलता है कि वो बीमार है। और ये सीन हमें ये इंडिकेट करता है कि इस वायरस की वजह से एक पेंडेमिक शुरू होने वाला है, क्योंकि पहले ही हमने देखा है कि इस वायरस की वजह से फ्रैंकलिन बीमार पड़ा था और फ्रैंकलिन से ही डगलस भी इस बीमारी की चपेट में आया है। और पायलट डगलस से भी बहुत लोगों के इस वायरस के चपेट में आने के चांसेस हैं, जो कि एक महामारी का रूप ले सकता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इंसानों के ऊपर इस मेडिसिन के काम न करने पर भी इसने चिंपैंजीज को इंसानों की ही तरह स्मार्ट और इंटेलिजेंट बना दिया है। खैर, ये था इस मूवी का एंड। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।